हेलो एंड वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है चार्ली और आज अपना कंटिन्यू करने वाले हैं ई वेस का चैप्टर 3 का पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा यार, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार तुम वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम आपका चैप्टर 3 को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे यार बाकी सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, तो यार तुम उनको भी चेक कर सकते हो, तुम वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है, तुम यार उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यार इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारा फूड चेन, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है food chain. The transfer of food energy from the source in plants through a series of organisms with repeated eating and being eaten is referred to or called as food chain. अब यार देखो, फूड चेन का मतलब क्या होता है। फूड चेन का मतलब होता है कि फूड की जो एनर्जी है ना, उसको एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ट्रांसफ़र होना, उसको हम कहेंगे फूड चेन, ठीक है। मतलब कि यार ये देखो, ये हो गए तुम्हारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट से फिर तुम्हारी जो उन्होंने प्रोड्यूस वगैरह करा, उससे फिर वो हर्बीवोरस में एनर्जी गई, उसके बाद फिर तुम्हारी कार्निवोरस में, कार्निवोरस के बाद तुम्हारी फिर डीकम्पोजर्स के पास, और इस तरीके से फिर दोबारा वापस आ जाती है प्लांट्स के पास, है ना। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी हमने, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि इसी तरीके से जो तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है कि फूड को बनाना और फिर उसको रिपीटेडली, यानी कि बार बार उसे कोई खा जाता है, ठीक है, या तो उससे कोई खा जाता है या फिर वो किसी को खा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन। अब हम ये देखते हैं कि फूड चेन वर्क कैसे करती है, ठीक है, काम कैसे करती है। हाउ फूड चेन वर्क्स। द ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम। हमें पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, वो ऑटोट्रॉप्स हैं इकोसिस्टम के, ठीक है ना। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो खुद से अपना खाना वगैरह बना लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। With the help of the chlorophyll, CO2, H2O, sunlight prepare their own food known as carbohydrates, ठीक है। यह पता है कि यार वो जब उनके पास CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह जब होगा, तभी अब अपना खाना बना लेंगे, और उस खाने को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि बेसिक है यार, ये हम ह्यूमन बॉडी को भी चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब यार इसमें क्या है, जो आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स कौन, जो यार ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, कि यार ऑटोट्रॉप्स पहले खाना बनाएंगे और आपके तब जाके हेट्रोट्रॉप्स खाना खाएंगे, है ना। तो हमने यार ये भी पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉप्स जो है आपके दो टाइप के होते हैं। पहला है हर्बीवोरस और दूसरा है हमारा कार्निवोरस, है ना। तो आपके अब जो दो टाइप्स के होते हैं वो है आपके प्लांट ईटर्स और एक है आपके मीट ईटर्स, है ना। हर्बीवोरस जो आपके होते हैं प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसा कि हमें पता है, और कार्निवोरस आपके वो होते हैं जो मीट ईटर्स होते हैं ना। तो बेसिकली क्या है कि आपके प्लांट्स आ गए, प्लांट्स के बाद फिर उनको किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, फिर उनको सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, उसके बाद आपके आ गए टेरिटरी कंज्यूमर, है ना यार। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब इसकी यही तुम्हारी जो चीज़ें, इसी को हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो एक जगह से, मतलब एक आपके लिविंग बींग से दूसरी लिविंग बींग में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। ओके, तो अब हम चालू करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। हमारी जो फूड चेन है कितनी टाइप की हैं, तो मैं दिख रहा होगा दो टाइप की हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। डेट्रिटस बोल या फिर डेट्रिटस बोल दो, ठीक है, जो भी है। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर तुम्हारा क्या आता है, देखो, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इट इज़ रिकोगनाइज्ड बाय द स्टार्टिंग लेवल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ फूड चेन, दे आर द लिविंग ग्रीन प्लांट्स। ये तुम्हारी जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ये तुम्हारी कब से स्टार्ट होती है, तुम्हारे स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिजम्स जो है ना, स्टार्टिंग लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड चेन में, उनसे स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद हमें क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। Grassland ecosystem will be starting with green grass, then grasshoppers, then frogs, then snakes, then hogs, ठीक है। अगर इस वाले एग्जांपल से तो मैं क्या बता सकता है कि बेसिकली ये वही नॉर्मल चीज़ थी, यानी कि जो हमने यहाँ साइकिल वगैरह, जो भी हमने ट्राइंगल वगैरह जो भी हमने रीड करे थे, ठीक है। ये एनर्जी जो इधर से इधर से इधर से जो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, उसी में उसी को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। यानी कि ये जो चेन है हमारी, बिल्कुल बेसिक वाली चेन है, ठीक है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, सिंपली हमें पता है कि यार ये हमारा, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को फिर किसने कंज्यूम करा, तुम्हारे ग्रास ऊपर्स ने, फिर उसको कंज्यूम करा फ्रॉग ने कंज्यूम कर, स्नेक ने फ्रॉग को कंज्यूम कर लिया, और फिर हॉक ने स्नेक को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है। तो बेसिकली तुम्हारी ग्रेजिंग फूड चेन वो होती है जो तो हमने अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक चेन है, ठीक है, जिस चेन से हमारी एनर्जी ट्रांसफर वगैरह होती है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन बिल्कुल वही है, ठीक है। जो तुम्हारी है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, वो तुम्हें थोड़ी सी अलग दिखेगी यार, एक सेकेंड। तो और इसमें देखो कुछ चेंजेस हैं। Here the starting point is dead plants or animals. This type of food chain does not depend on the sunlight, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि जो ऊपर वाली थी हमारी ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो था हमारा, उसमें पता है कि आखिर कैसे सनलाइट भी हमें ज़रूरत है और टेम्परेचर भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। जिन लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर रीड कर रखा है, ठीक है, उनको पता होगा कि टेम्परेचर, तुम्हारा सनलाइट, सब कुछ बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें एक फूड चेन बनानी है, ठीक है।
तो जिसमें ये सारी चीज़ें चाहिए उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। और जिसमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, आपकी जिसमें आपकी सनलाइट नहीं चाहिए, ठीक है, वो सारे होते हैं तुम्हारे डेट्रिटस फूड चेन। अब यार इसमें देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है आपकी फूड चेन कहाँ से, डेड प्लांट से। वो प्लांट जो मर चुके हैं, ठीक है, बेकार हो चुके हैं, या फिर मरे हुए एनिमल से ये चेन आपकी स्टार्ट होती है, समझ रहे हो यार। जहाँ पे वो आपकी ऊपर वाली जो चेन है जहाँ पे ख़त्म होती है, देखा आपको पता है ना यार कि देखो आपकी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपके फिर ये एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स जब मर गए उनको फिर डिकम्पोज कर दिया और आपकी एक चेन खत्म हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपकी चालू कहाँ से हो रही है, जहाँ पे एनिमल्स डेड हो रहे हैं, यानी कि जहाँ से एक चेन खत्म हो रही है वहीं से दूसरी चेन चालू हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यही था, होप से तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ठीक है, और ये जो चेन है आपकी सनलाइट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन परफॉर्म इंडिपेंडेंट टू ईच अदर बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंगल इकोसिस्टम, ठीक है। ऑब्वियसली पता चलता है कि यार ये जो आपके डेट्रिटस और आपके ग्रेजिंग फूड चेन है, ये देखो यार इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ऐसा नहीं कि यार ये डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि यार एक को सनलाइट चाहिए, एक को नहीं चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। जो भी उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ रहे हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है, उस चेन को कंप्लीट करने के लिए। तो यार हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी डेट्रिटस फूड चेन है वो डिपेंडेंट नहीं है किस पे, ग्रेजिंग फूड चेन पे, ठीक है। और मोर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ग्रेजिंग फूड साइकिल, आपकी जो ग्रेजिंग फूड साइकिल है उसमें एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होती है, क्यों? क्योंकि यार उसमें सनलाइट उससे ज़्यादा मिलती है, ठीक है यार, सब कुछ लिविंग बीइंग होते हैं उसमें यार। यहाँ पे कौन है यार, यहाँ पे डेड है सब, ठीक है यार, तो यहाँ पे क्या ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, वहाँ पे तो लिविंग है, ज़्यादा लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनका ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यहाँ पे तो सब कुछ मर चुके हैं लोग, ठीक है, मतलब एनिमल्स हो तुम्हारे, एनिमल्स प्लांट्स मर चुके हैं, उनको जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको तो बची कुछ ही एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेजिंग फूड साइकिल में एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफर होती है एज़ कम्पेयर टू डेट्रिटस फूड चेन में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है फूड वेब, ठीक है। फूड वेब का मतलब है कि वेब का मतलब या तुम समझ लो जाला, ठीक है। बेसिकली ऐसा ऐसा कुछ के जो भी बन रहा है वो होता है हमारा जाला, ठीक है, यानी कि हमारे खाने का जाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इफ़ पर्टिकुलर स्पीसीज इज absent in a particular area, that species is replaced by another species so that to eat and to be eaten system will be maintained। क्या है यार यहाँ पे कि आपका अगर मान लो कि कोई स्पीसीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है या फिर गायब हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि यार वो स्पीसीज़ आपकी, देखो यहाँ देखो ये एरिया है और यहाँ पे एक उसकी स्पीसीज़ है, ठीक है, और इस स्पीसी को होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था जिससे कि पूरा इकोसिस्टम अच्छे से आपका कंप्लीट हो पाए। लेकिन यार ये स्पीसीज़ नहीं है, ठीक है, मैं डार्क कर देता हूँ, ये स्पीसी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, गायब हो गई या फिर इनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो और ऐसा नहीं है कि इस वजह से आपका इकोसिस्टम की जो साइकिल है, फूड चेन जो है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसकी जगह क्या होगा, दूसरे कोई एनिमल, दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लोग आ जाएंगे और वो लोग साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यार सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये चीज़ बोली गई है, जैसे कि सब कुछ सही से चलता रहे। फूड वेब्स प्ले द वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जैसे कि हमने बोला कि आपका जो फूड वेब है यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ को यार, आपके इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए और एक स्टेबिलिटी बिठाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोजर्स वाले आपके चले गए वहाँ से, तो यार वो वापस नहीं आएंगे और फिर साइकिल ऐसी अधूरी रह जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। इफ़ डियर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द नेचर, ठीक है, मान लो कि जो आपका डियर है, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाता है नेचर से, यानी कि पूरा खत्म हो गया मान लो, ठीक है, तो जो आपके नंबर ऑफ ग्रासेस हैं, दैन नंबर ऑफ ग्रासेस विल इंक्रीज, ठीक है, यानी कि आपकी जो घास है यार वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड इट विल इन्वेट टू द क्रॉपलैंड्स, ठीक है, और वो जब ग्रासेस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तब वो कौन से एरिया तक पहुँचेंगी, क्रॉपलैंड्स तक, ठीक है। क्रॉपलैंड्स आपके वो होते हैं जहाँ पे हम अपनी फसलें वगैरह उगाते हैं, ठीक है, वो वाली ज़मीन, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन जो हम कहते हैं जिससे, ठीक है, वो होते हैं तुम्हारे क्रॉपलैंड्स, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब घास वगैरह तक पहुँच जाएगी तो क्रॉप लैंड्स विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, तो आपकी जो क्रॉप लैंड्स हैं यानी कि जो आपका एरिया है वो प्रोड्यूसिंग का एरिया, ठीक है, वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिड्यूस प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट ही रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब या जो भी तुम लोग उगाते हैं हम लोग किसान वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या होंगी यार, कम हो जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि देन अपर ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स लाइक टाइगर्स विल नॉट गेट देयर फूड एंड विल डाई इवन अल्टीमेटली, ठीक है।
क्या होगा कि यार जब आपका ये सब होगा तो आपके जो अपर ट्रॉफिक लेवल के जो एनिमल्स हैं ना, जैसे कि टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, हॉक हो गए, ठीक है, ये सारे जो हो गए, इनको यार खाना मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा यार? तुम्हारा डियर हट गया वहाँ से, ठीक है, तुम्हारा डियर पूरा एलिमिनेट हो गया, जहाँ पे जिसकी वजह से साइकिल चल रही थी वो एलिमिनेट हो गया, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए यार जो ऊपर वाले लेवल है ना, जो ऊपर वाले आपके एनिमल्स हैं, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। ऊपर से ग्रास लैंड की यार एरिया बढ़ जाएगा तो क्रॉप लैंड कम हो जाएगा, और फिर खाना क्या कहते हैं जो हमारी फसलें हैं वो नहीं उग पाएंगी। तो समझ रहे हो कि हर एक जानवर, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोसिस्टम में, जिससे कि यार हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सही से मेंटेन होकर स्टेबिलिटी के साथ चल सके, ठीक है। So the food web networking is an important creation of the nature to maintain and sustain a balance in an ecosystem। ठीक है, क्या बोला गया है कि यार तभी नेचर के द्वारा फूड वेब नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, फूड वेब नेटवर्क बनाया गया है, मतलब कि जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल तुमने देखा कि अगर डियर नहीं होता तो यार ऊपर क्या कहते हैं आपके टाइगर वगैरह अपने आप मर जाते, ठीक है, और दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती, समझ रहे हो यार। तो ऐसे ही दिक्कत ना हो इसलिए नेचर ने खुद से ही फूड वेब नेटवर्किंग का अपना पूरा काम नेचर ने खुद से करा है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो तुम्हारा है ट्री। अब जहाँ पे मैं ट्री लिखता हूँ ना, हमेशा समझ लेना कि यार वहाँ पे मेरा मतलब है प्रोड्यूसर से, ठीक है। तुम्हारे जो भी ग्रीन प्लांट्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी तुम्हारी उगती हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मैंने यहाँ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे ट्री लिखा है, लेकिन समझ जाओ कि यहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं, सब कुछ है इसी में, ठीक है। अब देखो क्या है, तुम्हारा ग्रास है, ठीक है, ग्रास हो गई, ठीक है, और तुम्हारे बाकी आपके वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, ठीक है। उसको यार कंज्यूम किसने करा? गोट ने कंज्यूम करा, ठीक है, आपके गोट ने कंज्यूम करा। अब यार क्या हो सकता है, एक सेकंड जरा, अब ये क्या हो सकता है, जब गोट ने कंज्यूम करा तो गोट जो आपकी है वो डायरेक्टली कंज्यूम हो सकती है, किसके द्वारा? लायन के द्वारा कंज्यूम हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका जो गोट है वो किसके द्वारा कंज्यूम हो सकता है? जैकल के द्वारा, ठीक है। जैकल के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा तो फिर, और जैकल किसके द्वारा कंज्यूम हो जाएगा? लायन के द्वारा, ठीक है। या फिर अगर मान लो गोट भी नहीं है तो आपका रैबिट हो गया, ठीक है। आपका रैबिट, आपका फिर क्या कहते हैं, रैबिट को कौन कंज्यूम कर सकता है? जैकल कंज्यूम कर सकता है, और फिर अल्टीमेटली जैकल को कौन खा लेगा? लायन खा लेगा, ठीक है। या फिर रैबिट को कौन खा सकता है? जंगली बिल्ली खा सकती है, आपकी वाइल्ड कैट, ठीक है। और जंगली बिल्ली फिर किसको क्या कहते हैं, फिर कौन खा लेगा जंगली बिल्ली को? आपका यही लायन खा लेगा, ठीक है। तुम्हारा माउस हो गया, ठीक है, तो माउस यार तुम्हारे रैबिट खा सकते हैं, फिर रैबिट को या फिर तुम्हारी वही जंगली बिल्ली खा सकती है, ठीक है। फिर जंगली बिल्ली को फिर शेर खा सकता है, या फिर वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तुम्हारे माउस को स्नेक भी खा सकता है, और फिर स्नेक को कौन खा लेगा? काइट या फिर ईगल खा लेगी, ठीक है। तो बेसिकली समझ रहे हो कि ये सारी ना क्या कहते हैं तुम्हारे वो सारे ऑप्शंस हैं कि यार क्या कहते हैं, अगर कोई एक एरिया में कोई एक आपकी स्पीसीज नहीं है, कोई जानवर नहीं है उस जगह पे, तो कोई दूसरा जानवर आएगा और वो दूसरे को खा लेगा, या फिर खुद ही निपट जाएगा किसी और के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारी साइकिल रुक जाएगी। और ये पूरा सिस्टम किसके द्वारा डेवलप है यार? नेचर ने, प्रकृति ने खुद से ही डेवलप करा है, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम चलता रहे एनवायरनमेंट के अंदर और सब कुछ चीज़ें सही होती रहे, ठीक है। तो यार ये एग्जाम्पल है फूड वेब को समझने का। इसमें देखो कुछ भी, देखो ये लाइन नहीं थी, इसमें कुछ भी ना ही कुछ ट्राइंगल था जो हमने लास्ट के कुछ चैप्टर में स्टडी करा है ना। इसमें सब कुछ इधर उधर था, ये इधर भी जा सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसे, तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, तो अब हम चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी आपकी किस तरीके से फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं इसको। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि जो आपकी एनर्जी है वो क्रिएट नहीं हो सकती, ना हम एनर्जी को हम बना सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बस एक लिविंग बीइंग से दूसरी लिविंग बीइंग में ट्रांसफर हो सकती है, सिंपल, बस, ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म देयर वर्क, ठीक है। नॉर्मल वाली बात है कि आपकी जो एनर्जी है वो सबको चाहिए, जिससे कि यार वो अपना काम वगैरह कर सकें, ठीक है। एक सेकेंड, एनर्जी यूटिलाइजेशन इन एन इकोसिस्टम अकर्स इन टू वेज। जो आपका एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि यूटिलाइजेशन मतलब कि एनर्जी जो यूज़ में आ रही है, ठीक है, वो यार दो तरीके से होता है, ठीक है। किस किस तरीके से? क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी द प्लांट्स रिसीव फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बोला गया है कि कितने अमाउंट में सोलर एनर्जी प्लांट को मिल रही है, ठीक है, कितने अमाउंट में सोलर एनर्जी प्लांट को मिल रही है, किससे? सूरज से, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लो अकर्स फ्रॉम द प्लांट्स टू कंज्यूमर्स। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक लिविंग बीइंग से या फिर एक नॉन लिविंग बीइंग से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये होता है हमारा, ये हमारे टू वेज हैं, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन के, ठीक है। पहले में है कि कितनी एनर्जी सूरज से मिल रही है प्लांट्स को, और कितनी एनर्जी प्लांट्स से कंज्यूमर्स की ओर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है।
दिस एनर्जी ट्रांजैक्शन इन एन इकोसिस्टम इज नॉन एज एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये जो एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे आपका एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी का बहना। ठीक है, एनर्जी फ्लो के मॉडल्स। ठीक है, अब आपके एनर्जी फ्लो के दो मॉडल्स हैं। मॉडल्स का मतलब यार ये होता है एक स्ट्रक्चर मान लो। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर यार हमने देखा था ना, आपका पिरामिड स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, आपका एनर्जी वाला स्टेटस हमने देखा था, सब कुछ जैसे हमने देखा था वैसे ये भी है। मॉडल का मतलब होता है पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब यार दो स्ट्रक्चर बोले गए हैं, सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, और दूसरा है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। तो सिंपल बात है, अब हमें एक एक करके इन दोनों को देखना है। तो सबसे पहले चालू करते हैं पहले वाले से। तो अब हम देखते हैं सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, क्या है यार, दिस टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो वर्क्स एज पर द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, अब यार ये किसकी तरह काम करता है, आपके फूड चेन की तरह काम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना चाहिए कि आपका जो ये मॉडल है ये आपका फूड चेन की तरह काम करता है। सिंपली ये बोला गया है। ठीक है, in grassland ecosystem, grasses are the producers. They fix carbon dioxide from the atmosphere and produce carbohydrates. क्या बोला गया है कि आपका जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसमें जो आपके ग्रासेस हैं वो प्रोड्यूसर्स होकर, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यार कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब यार तुम्हें यार बिल्कुल ये फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि यार ये बिल्कुल फूड चेन की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ भी अदला बदली नहीं है, सिंपल बता रखा है कि आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इट इज़ अ वन वे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, वन वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, एक जगह से चालू होती है दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है सीधी लाइन से। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपली जो हम पढ़ चुके हैं ना, और वही वाली बात है इसमें क्या है। ठीक है, दैट मीन्स इफ फूड चेन इज लॉन्गर इन लेंथ देन एनर्जी रीचेज टू द टॉप कार्निवर्स आर लेस। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो आपकी एनर्जी आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, वो कम ट्रांसफ़र होगी कब, अगर जो आपका फूड चेन का जो मॉडल है वो बहुत लंबा है लेंथ में। ठीक है, ये चीज़ यार हमें पता ही है, हमने जब फूड के पिरामिड जब हमने ये सारे देखे थे फूड पिरामिड्स वगैरह, तब भी हमें पता था कि जो सबसे ऊपर वाले आपके उस पर होते हैं, जैसे कि याद है ये तुम्हारा पिरामिड था, तो यार जो इसके ऊपर लेवल पे होंगे उनके पास सबसे कम एनर्जी जाएगी। तो वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि आपकी फूड चेन के अंदर जो जितना लंबा आपका मॉडल बनेगा, ठीक है, उसके सबसे ऊपर लेवल पे आपका जो भी कोई होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, और जो सबसे नीचे होगा ऑब्वियसली बात है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, ये हमें पता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम था। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल जो है तुम्हारा वो अलग है, तो इसको तुम्हें सही से समझना है। ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम्पल है इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम देखते हैं कि लिखा क्या है। ठीक है, ये चलो मैं तुम्हारा एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के साथ क्या है, आपका सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट किसे, फिर प्लांट्स कंज्यूम कर रहा है सनलाइट को। ठीक है, अब आपके प्लांट को कौन खाता है, प्लांट का मतलब देखो समझ गए होगा ना कि यहाँ पे मैं सारे प्रोड्यूसर्स को गिन रहा हूँ। ठीक है, तो आपके प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किसने करा, डियर ने। ठीक है, और डियर को किसने कंज्यूम करा, लायन ने। ठीक है, लायन ने कंज्यूम करा। ये हमने क्या बोला था, ग्रेजिंग फूड चेन हमने पढ़ी थी कि हमने जो इस तरीके से आता है लिविंग बींग में उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, वहीं पे अगर कोई डेड प्लांट है, ठीक है, डेड प्लांट है या फिर डेड डियर है, डेड लायन है, ठीक है, उस पर क्या उसको कौन कंज्यूम कर रहा होगा, टर्माइट। टर्माइट या तुम्हारे बेसिकली कीड़े मकोड़े होते हैं यार तुम्हारे, ठीक है, जो कि मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, तो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं तो बेसिकली ये वही सारी चीज़ें होती हैं टर्माइट। ठीक है, तो टर्माइट जो है आपकी ये मरी हुई चीज़ों पे आपकी बैठेंगी। मैंने बताया था ना डेट्रिटस वाले फूड चेन के अंदर जो अभी हमने पीछे जो स्टडी करा कि यार डेट्रिटस फूड चेन वहीं होगी जहाँ पे डेड प्लांट्स हैं या फिर डेड एनिमल्स हैं। डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, डियर और लायन, उनके ऊपर कौन बैठ गया, टर्माइट, आपके कीड़े मकोड़े। ठीक है, ये उनको कंज्यूम करते हैं। टर्माइट को कौन कंज्यूम कर रहा है, आपका आर्डवार्क। ठीक है, आपका आर्डवार्क। आर्डवार्क क्या कौन होता है, तुम्हारा एक क्या कहते हैं जानवर सा होता है, मतलब सूअर जैसी शक्ल का, जिसकी यार एक सूंड सी होती है लंबी सी। ठीक है, और फिर वही नॉर्मल तुम्हारे हाथ पैर वगैरह। ठीक है, तो उसकी सूंड जो है लंबी सी होती है, और फिर क्या होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को खाता है, जैसे कि तुम्हारे टर्माइट हो गए, कीड़े मकोड़ों को खाएगा या फिर चींटियों को खाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ये यार तुम ये गूगल पे देख लेना आर्ड वर्क, ठीक है, कैसे दिखता है तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को खाता है ये। ठीक है, निकाल निकाल के ज़मीन वगैरह से। ठीक है, तो ये वो है। और फिर आर्ड वर्क किसको खा ले, क्या कहते हैं, आर्ड वर्क किसके द्वारा कंज्यूम हो जाएगा, लायन के द्वारा। ठीक है, अब यार क्या बताया क्या है इसके अंदर, देखो, तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं पॉइंट्स। हर्बीवोर्स कैन बी ईटन अप बाय डिकम्पोजर्स। ठीक है, आपके जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, वो किनके द्वारा ईट हो गए हैं, डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, या फिर टॉप प्रीडेटर इन डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, अब यार देखो एक सेकंड मैं नीचे ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं समझ में आएगा इस तरीके से। आपके जो हर्बीवोर्स हैं,
ठीक है। आपके जो हर्बीवोर्स हैं ये अल्टीमेटली किसके द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं, ये अल्टीमेटली डीकम्पोजर्स के द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यार तुम्हें पता है कि लाइन के बाद डीकम्पोजर्स आएंगे और फिर वो लोग कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हर्बीवोरस कैन बी ईटन अप बाय डीकम्पोजर्स और बाय टॉप प्रीडेटर इन डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। टॉप प्रीडेटर इन डेट्रिटस फूड चेन यानी कि टर्माइट। जब आपका डियर मर जाएगा तो उसको टर्माइट यानी कि कीड़े मकोड़े जो हैं उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यार अगर तुम यार ये भी देखो, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, आपके डेट्रिटस फूड चेन में और डीकम्पोजर्स में फ़र्क है। क्योंकि यार अगर तुम देखो तो आपके जो डेट्रिटस फूड चेन है उसमें भी यार मरी हुई जो चीज़ें हैं वो आपके कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके डीकम्पोजर्स हैं यार वही मरी हुई चीज़ों खाते हैं। फ़र्क ये है कि जबकि डीकम्पोजर्स हैं वो बॉडी को गला देते हैं और उनसे न्यूट्रिशन वगैरह निकाल के, ठीक है, वो सोइल को देते हैं, आपकी मिट्टी को देते हैं, सोइल को, ठीक है। और आपके जो टर्माइट हैं, ठीक है, ये खुद कंज्यूम करते हैं और फिर किसी और के द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं खुद, और तब जाके इनका फिर प्रोसेस चलता है, फिर इनके ऊपर डीकम्पोजर्स बैठते हैं, फिर इनको इनकी बॉडी गलाते हैं, फिर वो सब होता है, समझ रहे हो। तो आपके डेट्रिटस फूड चेन और डीकम्पोजर्स अलग अलग है, खाते दोनों मरे हुए लोगों को, लेकिन है अलग अलग, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। When herbivores or predators died, they get decomposed by the decomposer and again used as nutrients by plants। यह पता ही है कि जब तुम्हारे herbivores या predators मर जाते हैं तब वो डिकम्पोज हो जाते हैं decomposer के द्वारा, और उसके बाद दोबारा एज अ न्यूट्रिशन वो प्लांट्स उन्हें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है, कुछ भी बेकार नहीं जा रहा है। जो भी मर रहा है, जो भी जिंदा है, सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा है, ठीक है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये पॉइंट ये समझाने के लिए था। अब यार इसमें तुम ये देख लो कि मैंने जो तुम्हारा ये है ना वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है, इसको वाई क्यों कहा जाता है। देखो यार ये जो तुम्हारा है ये वाई मॉडल है, ठीक है। तुम्हें यार साफ से दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए यार मैं तुम्हें अगले पेज पर तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार देखो मैं तुम्हारे सामने मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको वाई शेप्ड क्यों कहते हैं। देखो ये हो गए तुम्हारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के बाद हो गई ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जाएगी तुम्हारी कुछ ऐसे। प्लांट्स के बाद ये किसके द्वारा कंज्यूम होते हैं, डियर हो गया, ठीक है, डियर ही ले लेते हैं। और इसको फिर हम कर देते हैं लायन, और इसको हम कर देते हैं आपका वही आपका टर्माइट, और फिर वही आपका जिसकी यार स्पेलिंग है तुम्हें मैंने बताया था, आँख में जो भी तुम्हारा होता है वो वाला एनिमल, ठीक है। एक तो स्पेलिंग इतनी अजीब है यार उसकी, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना है इसकी, जो मैंने वहाँ स्पेलिंग लिखी थी उस पर जाना, ठीक है। अब यार देख लो फ्लो देखो यार, ये तुम्हारा वाई लग रहा है, ये गया, ठीक है, और ये गया, यानी कि ये देखो ये गया, ये गया, ये बन गया वाई। इसी को मैंने हॉरिजॉन्टल कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं वाई मॉडल। वहाँ पे मेरे को समझाना था अलग तरीके से, इसलिए मैंने उसका मॉडल अलग तरीके से बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल है आपका वाई, वो इसलिए बोल रखा है क्योंकि आपका वाई मॉडल है, इस तरीके से आपको दिखता है। और जो आपका सिंगल मॉडल था उसमें क्या था कि आपकी सिंगल लाइन जाती है, जो कि हमने स्टडी कर रखा है, कुछ भी इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी यहाँ से चालू होगा सब कुछ, प्लांट्स, फिर तुम्हारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, और फिर बस खत्म, ठीक है। तो बेसिकली है, तो ये तुम्हारा हो गया सिंगल, और ये हो गया तुम्हारा वाई शेप्ड मॉडल वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले की ओर। तो तुम्हारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्टिविटी। अब हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से यार क्या बोला गया कि कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के द्वारा, उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। When it is measured at any unit time, it is known as rate of productivity of that ecosystem। क्या बोला गया है कि जब आपका एक सेकेंड फूल वगैरह दिख गए होंगे तो मैं साइड में ये बोला गया है कि जब आपका प्रोडक्टिविटी है वो किसी भी एनी यूनिट टाइम में मेजर करी जाए, ठीक है, किसी भी एनी यूनिट टाइम में मेजर करी जाए, यानी कि भी हम समझेंगे किस तरीके से नीचे, ठीक है। तो जब उसमें मेजर करी जाएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्टिव बोलेंगे वो इकोसिस्टम की, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी 3 टाइप की हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी। द प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये हमने देखा कि आपकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है इस प्लांट की, ठीक है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना खाना बना रहा है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। Primary productivity is always associated with the autotrophs or the photosynthesis organisms, that is the green plants। सिंपल कुछ नहीं है यार, ये बोला गया है कि जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो आपकी हमेशा किससे लिंक होगी, आपकी ऑटोट्रॉप्स से, ठीक है। हमेशा जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं वही आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आते हैं, ठीक है, और कोई नहीं आता। तो उसमें यार वही एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर आपके फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है।
Some of the microorganisms of ecosystem also carry out this process and are known as photosynthetic microorganisms. अब यार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जो इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन बाय द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला गया है कि आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी है, यानी कि प्लांट्स कितनी रेट पे सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस हिसाब से फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करके खाना बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यार ये आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं, आपका पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पहले इसको देखते हैं, इधर करता हूँ मैं ज़रा। द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फूड प्रोडक्शन बाय अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। आपका वही है कि आपका कितना टोटल आ रहा है फूड प्रोडक्शन का, ठीक है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अ क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ अ प्लांट, कितना ज़्यादा खाना बन रहा है, कितना कम बन रहा है, जो भी है, ठीक है, उस पूरे रेट को हम कैसे देखेंगे, कितने लेवल में क्लोरोफिल उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा तो हमें पता है यार उस हिसाब से वो लोग खाना वगैरह अपना बनाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो क्लोरोफिल पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्लोरोफिल उतना ज़्यादा खाना, ठीक है। It is calculated as amount of CO2 fixed per gram of chlorophyll per 1 hour। यानी कि अगर एक फॉर्मूला दे रखा है कि तुम्हें किस तरीके से आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है, ठीक है। बोला गया है कि आपका GPP यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ CO2 वो लोग प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं पर ग्राम क्लोरोफिल, ठीक है, पर ग्राम क्लोरोफिल, और फिर आपका पर आवर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितने ग्राम क्लोरोफिल और कितना अमाउंट ऑफ CO2 मिलके सब कुछ हो रहा है, तब आपका GPP निकल जाएगा, ठीक है। तो यह तुम्हारे फॉर्मूला है, इसको यार तुम याद रखना। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, तुम्हें पूछा जाए कि यार तुम GPP निकल के दोगे, तो फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना रहेगा, ठीक है। तुम्हें ऑब्वियसली बात है, आप तुम्हें क्लोरोफिल की वैल्यू दे देंगे, पर आवर तुम्हें दे देंगे, जितना भी आवर तुम्हें देंगे कि 3 आवर 4 आवर, और तुम्हें CO2 वगैरह दे देंगे, बस तुम्हें डिवाइड करके वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के जो दूसरा टाइप है वो है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल वर्क, ठीक है, दस फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, सो द एनर्जी वट वॉज फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज बीइंग यूज्ड हियर। क्या बोला गया है कि आपकी जो एनर्जी है वो हर एक काम के लिए यूज होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं, यानी कि अगर आप रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो प्लांट्स को उस चीज़ के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद बचती है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यार जो भी एनर्जी यार वो लोग लेते हैं, यार जो कंज्यूम करते हैं, जो उनके पास एनर्जी होती है, ठीक है, वो कहाँ यूज़ हो जाती है, वो यहाँ यूज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, फिर तुम्हारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेस में आपकी जो एनर्जी है प्लांट्स की वो वहाँ पे यूज हो जाती है। फिर क्या बोला गया है आपका, एक सेकेंड, फिर बोला गया है कि जो आपकी रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर लॉस इन रेस्पिरेशन इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कितनी एनर्जी लॉस हो गई है और लॉस होने के बाद कितनी एनर्जी बच गई है आफ्टर रेस्पिरेशन, उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सिंपली हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि जो आपका NPP है यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल है किसके, GPP माइनस GPP मतलब आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन एनर्जी। आपको पेपर में GPP निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन एनर्जी जो भी आपकी है वो माइनस कर देना और आपका आ जाएगा NPP, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका सबसे आसान वाला फॉर्मूला है, ठीक है। चलते हैं आगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 3 टाइप की प्रोडक्टिविटी थी ना, अब हम उसमें देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज रिलेटेड टू द हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। प्राइमरी में तुम्हारे कौन आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं, सेकंड में कौन आते हैं तुम्हारे, हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। तुम्हारी जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है कि कितनी एनर्जी कंज्यूमर लेवल पे स्टोर है, ठीक है। इकोलॉजिकल ऑडम, ऑडम यार एक बंदे का नाम है, ठीक है, एक बंदा है, इसको कुछ वो मत समझ लेना। इकोलॉजिकल ऑडम प्रेफर्ड टू यूज द टर्म एसिमिलेशन रादर देन प्रोडक्शन एट दिस लेवल। एसिमिलेशन का मतलब यार तुम्हारा होता है कि कुछ भी चीज़ को कंज्यूम करना, पचाना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर डाइजेस्ट, ठीक है। तो जो आपका इकोलॉजिकल ऑडम है, ठीक है, यानी कि जो ऑडम सर है, इन्होंने क्या कहा है कि यार मैं यहाँ पे एसिमिलेशन का नाम लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम कितना
चीज़ों को बना रहे हो, ठीक है, कितना तुम उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, वो होता है कि तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना डाइजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारा हेटेरोट्रॉप्स बिलोंग किससे करता है, सेकेंडरी से, और हेटेरोट्रॉप्स होते कौन है, जो दूसरों को खाते हैं। तो इसलिए ओलम सर ने ये बोला है कि यहाँ पे मैं एसिमिलेशन का वर्ड का यूज़ करूँगा, समझ गए। It is not a fixed level of energy utilization of production, rather moves from one consumer level to the other through the food chain. फिर से वही वाली बात आ गई, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कोई भी फिक्स लेवल ऑफ एनर्जी का कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी एनर्जी है वो यार एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, ठीक है। कैसे मूव हो रही है, आपके फूड चेन के प्रोसेस से मूव हो रही है, ठीक है। इसमें कुछ और साइंस नहीं लगती है, जो कि फूड चेन में यार एक से दूसरी जगह आपकी जो जानी है, यानी कि आपके जो हर्बीवोर्स है वो आपके किसको कंज्यूम कर लेंगे, आपके प्रोड्यूसर्स को, और इस तरीके से एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बस यही बताया गया है और ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारी तीसरी प्रोडक्टिविटी पे आ जाते हैं, जो कि है तुम्हारी नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या बोला गया है, देखो यार, नेट प्रोडक्टिविटी इज द स्टोरेज एनर्जी ऑफ द कंज्यूमर्स। अब क्या बोला गया है, जो तुम्हारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो उसमें बोला गया था कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी थी, उसमें बोला गया कि कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी जो नेट प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो ये वाली है, इसमें बोला गया है कि कितना स्टोर हो रहा है, ठीक है। कितना स्टोर हो रहा है, कहाँ पे, पेट के अंदर, सिंपली बात है, और कहाँ स्टोर होगा, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम कहेंगे नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। It is the energy which remains in the body of the consumers after utilization in respiration or any other activity, ठीक है। जो आपका ये जो एनर्जी है ये आपकी कंज्यूमर्स की बॉडी में रह जाती है, ठीक है। कब, जो भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और आपको जो भी बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद जो एनर्जी बच गई बॉडी के अंदर, जो स्टोर हो गई, उस एनर्जी को जो स्टोर हो गया, उस एनर्जी के स्टोर होने के बाद हम उसको कहेंगे नेट प्रोडक्टिविटी, समझ गए। और ये आपकी मेजर कैसे होती है, इट कैन बी मेजर एज द बायोमास, आपके बायोमास से ये मेजर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों प्रोडक्टिविटी तुम्हारी होती है ख़त्म, ठीक है। अब हम चलते हैं तुम्हारे लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, ठीक है। ओके, तो तुम्हारा अगला टॉपिक है होम्योटेसिस। अब यार नाम सुन के ये मत समझ लेना कोई बीमारी है, ठीक है। तुम्हारा होम्योटेसिस क्या है, देखते हैं। द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट चेंजेस। क्या बोला गया है कि यार वो एबिलिटी, ठीक है, वो कांस्टेंट एबिलिटी जिससे क्या तुम्हारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो चेंज ना हो, वो यार तुम्हारा कांस्टेंट रहे, भले ही चाहे तुम्हारा जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा हो। यानी कि देखो मैं समझाता हूँ, ये इंसान है, ठीक है, और ये तुम्हारा वेदर है, ठीक है। सर्दियों का मौसम आया, मौसम बदला, तो यार इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो इस तरीके से खाए पिए कि यार सर्दी के वक्त वो अपने आप को बीमार ना कर ले, या फिर कुछ और चीज़ ना हो जाए उसे, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली वल्नरेबल, यानी कि कमज़ोर ना हो जाए, वो जैसा था गर्मी में, ठीक है, वो वैसा का वैसे ही रहे, भले ही चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर अंदर का जो भी सिस्टम है इंसान का वो सेम होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझ गए। इसको हम कहते हैं होम्योटेसिस। तो इन द सेम वे natural ecosystem are also capable of maintaining their internal regulations, that is self regulation at any point of time। क्या बोला गया है तुम्हारा कि जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम है यार उसके पास भी कैपेबिलिटी है, ठीक है, उस पर भी कैपेबिलिटी है कि वो मेंटेन कर सकता है अपना इंटरनल इकोसिस्टम को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर अगर कुछ हो रहा है तो वो सब कुछ ऐसे नेचर सब कुछ छोड़ देगा और कुछ हो नहीं पाएगा, नहीं। आपके जो नेचर के पास पावर है क्या वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, अपने आप के जो रेगुलेशन है, ठीक है, वो अपने आप से मेंटेन कर सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। फिर तुम्हारा होम्यो का मतलब मैंने बता रखा है कि होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेटस का मतलब होता है स्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि सब कुछ जैसा था सेम स्टैंडिंग, ठीक है, जैसा था वैसे ही रहे, यानी कि एक बंदा 6 साल पहले भी ऐसे ही खड़ा था, 6 साल बाद भी ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, सिंपली, ठीक है। अब यार तुम्हारा ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको समझ लो अच्छे से, तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म। Homeostasis is the tendency of a natural ecosystem to resist change and to remain in a state of equilibrium, which implies that within an ecosystem there is always stays a balance between the production, consumption, and as well as in decomposition, and in all living organisms within a particular ecosystem in a particular time। मैंने पूरा पैराग्राफ एक बार रीड कर दिया, अब हम चालू करते हैं धीरे धीरे। होम्योटेसिस एक टेंडेंसी है, ठीक है, क्या है, क्या नेचुरल इकोसिस्टम खुद से चेंज होने से रोकता है अपने आप को, ठीक है, वो रोकता है कि यार चेंज नहीं होना चाहिए, और आपका इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वैसे तो यार
तुम्हें याद रहेगा लेकिन तब भी, ठीक है, इक्वल। तो क्या बोला गया है कि यार होम्योस्टेसिस जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम को यार आपका रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, ये चेंज होने से रोकता है। एंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्वलिब्रियम, यानी कि इक्वल रहे, जैसा था वैसा ही रहे, ठीक है। विच इम्प्लाइज विद इन एन इकोसिस्टम, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी विथ इन, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर, विथ इन का मतलब होता है अंदर, इकोसिस्टम के अंदर देयर इज ऑलवेज स्टेज ऑफ बैलेंस बिटवीन, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। किन किन के बीच? प्रोडक्शन के बीच बैलेंस होना चाहिए। प्रोडक्शन मतलब तुम्हारे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, है ना। कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। डिकम्पोजर्स जो कि डिकम्पोज कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस रहना चाहिए प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में और तुम्हारे डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस में। और तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर और पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर और पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग वाले, जो भी तुम्हारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस हो रहा है, इन सब में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, बैलेंस बनकर रहना चाहिए। और इस बैलेंस को कौन बना के रखता है? आपका नेचर ही बना के खुद से रखता है वो, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि यार जो भी बाहर हो रहा हो नेचर को उससे मतलब नहीं है। बाहर का मतलब वो खुद से ही अपना इंटरनल ही वो अपना पूरा इकोसिस्टम मेंटेन कर सकता है वो, ठीक है। इंटरनली वो अपना पूरा इकोसिस्टम मेंटेन कर सकता है। तो बेसिकली तुम्हारा होम्योस्टेसिस यार यही था। अगर मैं कहूँ तो तुम्हारा जो वाला पार्ट था, ठीक है, फूड चेन से, इसमें बेसिकली यार ये हम देखते हैं कि कैसे तुम्हारा जो नेचर है वो आत्मनिर्भर है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि फूड वेब में देखा कि किस तरीके से कोई एक आपका स्पीसीज नहीं है उस जगह पे, तो दूसरी स्पीसीज आके यार वो काम करेगी, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ कुछ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है कि खुद से ही एनवायरनमेंट अपने आप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आपका चैप्टर 3 है वो पूरा होता है ख़त्म, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले आपके चैप्टर 4 के अंदर। तब तक के लिए यार बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि यार और लोग भी यार वीडियो देख पाएँ, ठीक है। और कुछ डाउट रह गया हो, सजेशन या फीडबैक देना हो तो यार कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें अपने सजेशन दे सकते हो। इसी के साथ अब हम चलते हैं और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर